सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में 18वीं पहेली का शेष भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, जिसमें आप जानेंगे कि दो वर्णों के मिश्रण से भिन्न भिन्न जातियां कैसे बनी। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे देश में मनु को लेकर यहाँ पर जो लगातार राजनीतिक हलकों में चर्चे चल रहे हैं, उनके नाम को लेकर, उनके कार्य को लेकर। और जो बुद्धिजीवी साथी हैं वो भी मन को लेकर यहाँ पर लगातार चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं। आज के अम्बेडकर संदेश में आप जानेंगे, बाबा साहब ने जो यहाँ लिखा है कि मनु और उनके अनुयायी जो कहे गए हैं, उन्होंने किस तरह से जाति व्यवस्था को बनाने का कार्य किया। एक समय केवल और केवल कुछ 4 वर्ण हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद विभिन्न जातियां बन गई। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जातियां बन गई। आखिर ये जातियां क्यों बनी और कैसे बनी, इस पर विशेष आज का अम्बेडकर संदेश अगर आप अंत तक सुनते हैं तो इन जातियों के बनने में मनु की क्या भूमिका थी, क्या वो नकारात्मक भूमिका थी या सकारात्मक भूमिका थी। विभिन्न प्रमाणों के माध्यम से, कहीं बाबा साहब ने रामायण का संदर्भ दिया है तो कहीं ऋग्वेद का दिया है, कहीं विष्णु पुराण का दिया है, और ऐसे प्रमाणों के साथ में बाबा साहब ने यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब बखूबी दिया है। आप बुद्धिजीवी साथी हैं, इसलिए अम्बेडकर संदेश को अंत तक सुनेंगे, और इसलिए भी सुनेंगे क्योंकि बाबा साहब के द्वारा, स्वयं बाबा साहब के द्वारा इस बिंदु को लेकर हिंदू धर्म की 18वीं पहेली के रूप में बाबा साहब ने इस मैटर को यहाँ पर संकलित किया है, संयोजित किया है और लिखा है। तो इससे चूंकि अम्बेडकर अनुयायी हैं हम सब लोग, और ऐसे में बाबा साहब के एक एक बिंदु से लिखे गए एक एक शब्द से हम सभी को वाकिफ होना बहुत जरूरी है। तो आइए आज के अम्बेडकर संदेश को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8, जिसका शीर्षक है हिंदू धर्म की पहेलियां, 18वीं पहेली, पेज नंबर 215 से हम शुरू कर रहे हैं, 218 तक आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बाबा साहब लिखते हैं कि यदि विभिन्न स्मृतियों में संकर जातियों की उत्पत्ति के विषय में हुए उल्लेखों पर ध्यान दिया जाए तो फिर विचारों में इतनी व्यापक भिन्नता क्यों है। दो जातियों के मेल से तीसरी जाति की रचना तार्किक हो सकती है, परंतु उन्हीं दो वर्णों के मिश्रण से भिन्न भिन्न जातियां कैसे बन गई। दो वर्णों के मिश्रण से या दो जातियों के मेल से तीसरी जाति की रचना हो, ये तो समझ में आता है, बाबा साहब कहते हैं तार्किक है, लेकिन दो वर्णों के मिश्रण से भिन्न भिन्न जातियां कैसे बन गई, यही तो मनु और उनके अनुयायी कहे गए हैं। निम्नांकित तथ्यों को आप देखिए। पहला बिंदु है, क्षत्रिय पिता और वैश्य माता का संयोग अगर होता है तो बोधायन कहते हैं कि वह संतति क्षत्रिय होगी। याज्ञवल्क्य का कथन है कि वह महिष्य होगा। शूद्र का मत है कि ये अंबष्ट होगा। शूद्र पिता और क्षत्रिय माता का अगर संयोग होता है तो मनु कहते हैं कि वह संतति क्षत्रिय है। उस नस के अनुसार पुलच्छ है, और वशिष्ठ का मत है कि वह वेन है। ब्राह्मण पिता और वैश्य माता का मेल अगर होता है तो मनु के अनुसार जो संतान उत्पन्न होगी वो अंबष्ट होगी, यानी कि दो वर्णों से मिलकर, ब्राह्मण और वैश्य को मिलकर यहाँ पर बनी जो संतान है वो अंबष्ट कहलाएगी। मनु ऐसा कहते हैं। सूत का मत है कि अर्ध नापित है, और उसका एक और कथन है कि वह कुंभकार है, मतलब कुम्हार है। वैश्य पिता और क्षत्रिय माता का मेल मनु की दृष्टि में वह संतति मागध है। सूत का मत है कि भोज, मलेच्छ, शालिक, कुलिंद ये एक ही मिश्रण की जातियां हैं। क्षत्रिय पिता और शूद्र माता का मेल है। मनु का कथन है वह संतति उग्र है। सूत के अनुसार दौसंती और शुलिका एक ही मिश्रण से बने। शूद्र पिता और वैश्य माता का मेल अगर होता है तो मनु का कथन है कि वह संतत आयो गव है। सूत ने उसे पट्टनशाली और चक्री कहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बासा इस महत्वपूर्ण बिंदुओं को विश्लेषण करते हैं। कहते हैं अब एक अन्य प्रश्न पर विचार किया जाए, क्या संकर जातियों की उत्पत्ति के विषय में मनु की व्याख्याएं ऐतिहासिक रूप से सत्य हैं। संकर जातियों के बारे में जो मनु ने यहाँ पर संकर जातियों की उत्पत्ति के बारे में विषय में मनु ने जो व्याख्याएं की हैं, व्याख्या दी हैं, क्या ऐतिहासिक रूप से ये सत्य हैं, इसको भी जांचने का कार्य बाबा साहब ने किया। हम आपके समझ से हूबहू रखते हैं। भाषा कहते हैं कि आभीर से आरंभ करते हैं। मनु कहते हैं कि ये ब्राह्मण पुरुष और अंबस नारी की जारज संतान है।
इस संबंध में इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है कि आभीर जिसका अपभ्रंश अहीर है, एक चरवाहा जनजाति थी जो सिंध कहे जाने वाले निचले उत्तर पश्चिमी जिलों में विचरते थे। वही एक स्वतंत्र शासक जनजाति थी और विष्णु पुराण के अनुसार आभीरों ने मगध विजय कर लिया था एवं कई वर्षों तक वहां शासन किया। अभी आप जानेंगे कि वर्तमान में मगध किसे कहा जाता है, कौन कौन से जिले मगध के अंतर्गत आते हैं। अम्बस्टों के विषय में मनु का कथन है कि वे ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री की संतान है। पतंजलि का कथन है कि अम्बस्ट लोग अम्बस्ट देश के निवासी हैं। यह निर्विवाद है कि अम्बस्ट एक स्वतंत्र जनजाति थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी दूत मेगस्थनीज ने अम्बस्टों का उल्लेख किया है कि वह पंजाब की एक जनजाति थी जिसने भारत पर सिकंदर के आक्रमण के समय उसके साथ युद्ध किया। अम्बस्टों का महाभारत में भी उल्लेख है। उनकी राज्य व्यवस्था और शौर्य का सम्मानजनक वर्णन है। मनु कहते हैं कि आंध्र द्वितीय श्रेणी की जारस संतान थी जो वैदेहक पुरुष और कारवार स्त्री से उत्पन्न बताए गए हैं जो स्वयं जारस थे। ऐतिहासिक साक्ष्य नितांत भिन्न है। आंध्र वे लोग हैं जो दक्षिण के पठार के पूर्वी भाग में निवास करते हैं। आंध्रों का मेगस्थनीज ने भी उल्लेख किया है। प्लिनी द एल्डर 77 ईस्वी ने वर्णन किया है कि यह दक्षिणवासी एक शक्तिशाली जनजाति है जिसकी दक्षिण में सार्वभौम सत्ता है। उनके अधिकार में अनेक गांव हैं जिनके 3 नगरों का परकोटा है। उनकी रक्षा खाई खंदकों से होती है और अपने राजा को 1 लाख पैदल, 2000 अश्वारोही और 1000 हाथी उपलब्ध कराते हैं। मन के अनुसार मगध वैश्य पुरुष और क्षत्रिय नारी से उत्पन्न जारस संतान है। ये मन का विचार है। व्याकरण पाणिनि ने मगध की व्युत्पत्ति भिन्न प्रकार से की है। उनके अनुसार मगध का अर्थ है मगध देशवासी। इस समय मगध का अर्थ है बिहार के पटना और गया जनपद, 2 जनपद। पटना जो कि बिहार की राजधानी भी है, पटना और गया जनपद को मिलाकर उस समय मगध कहा जाता था। यानी कि इस समय अगर देखा जाए तो पटना और बिहार को मिलाकर मगध बना था। ज्ञात समय से ही उन्हें स्वतंत्र सार्वभौम बताया गया है। उनका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में आया है। प्रसिद्ध जरासंध मगध का राजा था जो पांडवों का समकालीन था। मन का कथन है कि निषाद ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री की जारस संतान है। इतिहास के साक्ष्य बिल्कुल भिन्न है। निषाद एक देशी जनजाति थी जिनका, देखिए निषादों के बारे में मनु का कथन क्या है और इतिहास क्या कहता है, ये दोनों बातें यहां जानना जरूरी है। तो मनु का कथन है निषाद ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री की जारस संतान है। ये तो मनु कहते हैं। इतिहास के साक्ष्य जो कहते हैं बादशाह लिखते हैं निषाद एक देशी जनजाति थी जिनका स्वतंत्र प्रदेश और अपने राजा होते थे। यह एक बहुत प्राचीन जनजाति है। रामायण में गुहा को निषाद राज बताया गया है जिसकी राजधानी संगवेरपुर थी। जब राम वनवास को जा रहे थे तो उसने उनका आतिथ्य किया था। वैदेहक के विषय में मन का मत है कि वे वैश्य पुरुष और ब्राह्मण स्त्री की जारस संतान है। व्युत्पत्ति शास्त्र के अनुसार वैदेहक का अर्थ विदेह देश के निवासी है से है। प्राचीन विदेह बिहार के दरभंगा और चंपारण जनपद में स्थित था। ये देश और इस देश के निवासियों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। यजुर्वेद में भी इसका उल्लेख है। राम की पत्नी सीता जनक की पुत्री थी जो विदेह के राजा थे। उसकी राजधानी मिथिला थी। ऐसे और भी बहुत से तथ्यों की विवेचना की जा सकती है। यही पर्याप्त है। इनके आधार पर कहा जा सकता है कि मनु ने इतिहास को भ्रष्ट कर डाला और अत्यंत सम्मानित तथा शक्तिशाली जनजातियों को जारज घोषित कर दिया। बड़े बड़े समुदायों को थोक के भाव जारज बता डालने वाले मनु ने व्रात्यों को छोड़ दिया, परंतु परवर्तियों ने वही कार्यक्रम जारी रखा और व्रात्यों को भी जारज कह दिया। मनु के अनुसार कर्ण व्रात्य थे, परंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण ने उन्हें जारज बताया है और कहा है कि वैश्य पिता और शूद्र माता की संतान है। मनु ने पौंड्रकों को व्रात्य माना है, किंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण में उन्हें वैश्य पिता और सुंदी माता की संतान बताया गया है। मल को मनु व्रात्य कहते हैं, किंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण में वे लेत पिता और तीव्र माता से उत्पन्न हुई है। बृहज्य कौतुक को मनु व्रात्य ब्राह्मण मानते हैं, परंतु
गौतम संहिता में भी ब्राह्मण पिता और वैश्य माँ के पुत्र पुत्री हैं। मनु ने यवनों को ब्रात्य क्षत्रिय घोषित किया है, लेकिन गौतम संहिता में भी क्षत्रिय पिता और शूद्र माँ से जन्मे हैं। मनु किरातों को ब्रात्य क्षत्रिय कहते हैं। बल्लाल चरित्र में उन्हें वैश्य पिता और ब्राह्मण माता की संतान कहा गया है। यह स्पष्ट है कि मनु ने जिन जातियों को जारज कहा है उनमें से कई की उत्पत्ति स्वतंत्र है, फिर भी मनु और अन्य स्मृतिकार उन्हें जारज बताते हैं। उनके प्रति ऐसा पागलपन क्यों? क्या उनके पागलपन की कोई पद्धति है? इन तथ्यों पर विचार करने के पश्चात यह एक पहेली ही है कि मनु ने संकर जातियों का प्रश्न क्यों छोड़ा, क्यों खड़ा किया? आखिर इसके पीछे उनका तर्क क्या था? ऐसा संभव है कि मनु को ये बात समझ में आ गई थी कि चतुर्वर्ण व्यवस्था का ढांचा चरमरा रहा है और उन जातियों की बड़ी उपस्थिति जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अथवा शूद्रों की परिधि में नहीं आती थी, चतुर्वर्ण के विफल हो जाने का उत्तम प्रमाण था। इसलिए उन्हें चतुर्वर्ण के नियमों को अनदेखा करके चतुर्वर्ण से बाहर की जातियों के अस्तित्व के विषय में प्रकाश डालने के लिए विवश होना पड़ा। पर क्या मनु ने अनुभव किया कि उन्होंने जो व्याख्या की थी वो एक कैसी भयानक थी? उनकी व्याख्या के क्या अर्थ निकलते हैं? मेरे साथियों, भाषा आगे लिखते हैं कि उनके कथन से समाज के मानव चरित्र और विशेषकर स्त्री जाति पर क्या कलंक पुत गया है, क्या कलंक पुत गया, ये हम सभी को जानना चाहिए। मेरे साथियों, आज जब मन का नाम यहाँ पर या मनुस्मृति का नाम उछलकर राजनीतिक गलियारे में चल रहा है, तो मेरे साथियों जानना जरूरी है कि किस तरह से स्त्री जाति पर कलंक लगाने का कार्य मनु ने किया था। ये स्पष्ट है कि पुरुष और नारियों के बीच गुप्त संबंध थे, क्योंकि चतुर्वर्ण ने प्रतिबंधित कर दिया था। किंतु ये गुप्त संबंध इक्का दुक्का रहे होंगे, भी बड़े स्तर पर नहीं हो सकते थे। परंतु जब तक हम ये नहीं समझ लेते कि बड़े दुराचार इतने व्यापक स्तर पर विद्यमान थे, इस बात का औचित्य नहीं ठहराया जा सकता कि मनु द्वारा वर्णित इतने सारे चांडाल और अस्पृश्य समाज में पैदा हो गए। मनु ने कहा कि चांडाल जाति ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पुरुष के बीच अवैध संबंध का परिणाम है। क्या यह सच हो सकता है? इसका अर्थ तो यह हुआ कि ब्राह्मण स्त्रियों का चरित्र बेहद भ्रष्ट रहा होगा। शायद इसका अर्थ शूद्रों से संबंध बनाने को उनके मन में विशेष आकर्षण होगा। क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? तो मेरे साथियों, यहां पर भाषा कहते हैं ये संभव नहीं है, क्योंकि भारी संख्या में चांडालों की जो जनसंख्या है वो कई गुना ज्यादा है, और इसलिए ये परिकल्पना करना बहुत मुश्किल है जो मनु ने यहां पर कहा है। संकर जाति संबंधी इस सिद्धांत के प्रतिपादन से पहले क्या मनु ने सोचा कि इस देश में इतने अधिक जन समुदाय को अकुलीन घोषित कर दिया जाए और वे सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि में नीच कहलाएं और नीच कहलाकर समाज में जाकर रहें? उन्होंने क्यों कहा कि जातियां दोगली हैं, जबकि वास्तव में इन जातियों का स्वतंत्र अस्तित्व था? इन जातियों का स्वतंत्र अस्तित्व था। कई ऐसी जातियां जहां पर यहां संकर जाति बताने का कार्य किया मनु ने, लेकिन उन जातियों ने, वो स्वतंत्र जातियां थी, स्वतंत्र शासक रहे इस देश में, शासन किया उन्होंने स्वतंत्र रूप से। तो मेरे साथियों, आज के अंबेडकर संदेश में आपने जाना कि किस तरह से वर्ण व्यवस्था से जातियां और संकर जातियों के बारे में विस्तार से बातचीत हुई। महत्वपूर्ण प्रश्न अंबेडकर संदेश का यह है कि इस समय मगध का तात्पर्य बिहार के किन दो जनपदों से है? इस प्रश्न का जवाब आप जरूर देंगे, समय से देंगे कमेंट सेक्शन में। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। पिछले 2 दिन से अंबेडकर संदेश की जगह आपको मिल रहा होगा आवाज का चलो गांव की ओर कार्यक्रम का विशेष प्रस्तुतिकरण। मेरे साथियों, आप जानते हैं कि बाबा साहब जिस समय जन जागरण कर रहे थे, लोगों को समाज को जगाने का कार्य कर रहे थे, तो हर संडे और यहाँ तक कि सैटरडे को भी, संडे को भी लगातार इस तरह की मीटिंग्स बाबा साहब स्वयं भी करते थे, और बीच में भी जहाँ कहीं मीटिंग उनकी लगती थी तो वो मीटिंग्स और रैली, महारैली, भारी संख्या में लोग उमड़ते थे वहाँ पर, और कितना शानदार बेहद स्वागत सम्मान बाबा साहब का किया जाता था। और ये सब हमने आपको खंड जो 37 है, 38, 39 और 40, जिसमें केवल और केवल बाबा साहब के स्पीचेज हैं, सबसे पहले अंबेडकर संदेश में उन्हीं स्पीचेज को हमने आपके समझ से रखा था।
जरूरत पड़ी तो हम उनको रिपीट पुनः करेंगे। लेकिन इस अभी चल रहा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण बाग में खंड 8, इसको समाप्त करने के बाद फिलहाल आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत। हम आपको बता दें 11 अक्टूबर 2026 को डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन जनपद कन्नौज उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। आप सभी साथी सादर आमंत्रित हैं। दीजिए इजाजत। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।